हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा आज का टॉपिक आपको बता दें। आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग बॉन्डिंग से रिलेटेड पार्ट पढ़ रहे हैं। 11th वालों के लिए अगर हम बात करें, एक्चुअली ये टॉपिक कॉमन है, 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है। मैं क्लियर कर देता हूँ 11th वाले इसको कहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। 11th का जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड करना है ये पढ़ा था, या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये सब, और ये भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन से हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पता लगती है। लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस थी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में। जब हम मॉलिक्यूल्स की शेप निकालते हैं तो जब लोन पेयर होता है तो वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, आपको समझ में आएंगे। तो 11th वाले हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। 12th वालों के लिए बता दें, 12th वालों का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो चुका है। अब आपका ये पी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और पी ब्लॉक में आप लोग हेडिंग डालोगे जनरल पी ब्लॉक या जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी जो हेडिंग होगी वो हेडिंग इस तरीके से होगी, आप डालेंगे हेडिंग शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो 12th वालों की हेडिंग, 12th वाले चैप्टर का नाम डालेंगे पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में क्या करेंगे, डालेंगे हेडिंग जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली हेडिंग ये पड़ जाएगी शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो मेरे ख्याल से 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि उन्हें किस तरीके से इस लेक्चर को कंटिन्यू करना है। तो शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ये हेडिंग तो कॉमन ही है, चाहे 11th के हो चाहे 12th के हो। इससे ऊपर का पार्ट अनकॉमन है। 12th में चैप्टर का नाम पड़ेगा पी ब्लॉक, उसमें जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर ये शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, जबकि 11th वाले केमिकल बॉन्डिंग जैसे पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। बेटा जी शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है और शेप का मतलब क्या होता है, पहले ये आप समझिए। सपोज दैट हमने PCl5 लिया, या चलो इससे छोटा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, BeCl2 लिया। तो BeCl2 में ऐसा हो सकता है कि ये बेरिलियम हो, यहाँ पर Cl हो, यहाँ पर Cl हो। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता क्या है, Be होता है, ये Cl होता है, ये Cl होता है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे कि तीनों एटम्स किस वे में ओरिएंटेड हैं, मतलब किस वे में अरेंज्ड हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों एटम्स एक लाइन में अरेंज्ड हैं। तो इस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी BeCl2 की वो कैसी मानी जाएगी, लीनियर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जहां 3 एटम होंगे, 1 2 3, वहां लीनियर शेप ही होगी। जैसे H2O होता है, H2O में भी 3 ही एटम होते हैं, जबकि शेप इसकी जो होती है वो इस तरीके की होती है। इसको हम V शेप कह सकते हैं, अगर आप उल्टा करोगे तो V शेप आ जाएगा, या इसको हम एंगुलर कह सकते हैं। मतलब यहाँ भी BeCl2 में भी 3 एटम थे, BeCl2 में 3 एटम बट शेप लीनियर थी। H2O में 3 एटम होने के बाद भी शेप लीनियर नहीं है। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल्स ले लें, जैसे SO3 है, ये SO3 में जो होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो जो एटम्स अरेंज होते हैं उनके अरेंजमेंट का तरीका कुछ ऐसा है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप देते हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में एटम्स का जो रिलेटिव अरेंजमेंट होता है वो मिलकर के किस शेप को देता है, उस शेप के बारे में बात होती है। तो अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल की शेप पता करनी है, बहुत सारे तरीके हैं शेप पता करने के, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं वो मेरा अपना तरीका है, और उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिलहाल केमिस्ट्री के इतिहास में ऐसा कुछ बचेगा नहीं जो मॉलिक्यूल उस वाले मेथड से उस मॉलिक्यूल की शेप को हम फाइंड ना कर सकें। तो सबकी शेप को हम फाइंड कर लेंगे इस मेथड से। इस मेथड को अभी तो आपको ये लंबा चौड़ा मेथड दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप 15 सेकेंड्स में शेप को फाइंड कर सकते हो आराम से।
लेकिन अभी जब पढ़ाएंगे तो इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको पढ़ाना पड़ेगा और काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा हमें इसमें। तो शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। तो लिखिएगा इट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में इसको हम कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप लिखते चले जाएं, तीनों के नाम लिख लो, फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में आपने लिखा होगा इट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। पहला पॉइंट, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? 11th में तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था, 12th में अभी तक नहीं बताया है, तो 5 मिनट लगेंगे, हम बता देंगे अभी। तो पहला स्टेप है फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स फॉर सेंट्रल एटम। काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स फॉर सेंट्रल एटम। और तीसरा पॉइंट है इफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू 0, अगर लोन पेयर नहीं है, इफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू 0, कॉमा लगा के, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स ज्योमेट्री। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इट्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और शेप कैसे होते हैं? बराबर। और ज्योमेट्री कहां से पता लगती है? हाइब्रिडाइजेशन से। शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ज्योमेट्री और ब्रैकेट में लिख देना ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन से पता लगाते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इफ लोन पेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इफ लोन पेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देन, एक थ्योरी होती है जिसका नाम होता है VSEPR थ्योरी इज यूज्ड टू फाइंड द शेप। VSEPR थ्योरी इज यूज्ड टू फाइंड द शेप। फुल फॉर्म क्या है, थ्योरी क्या है, वो सब हम आपको बताएंगे। ये तो तीसरा स्टेप होगा। अब हम 3 स्टेप्स आपको हमने लिखा दिए, मतलब हमने टॉपिक को प्लान कर लिया कि इन 3 स्टेप्स में तो खत्म होना ही होना है, इससे पहले भी खत्म हो सकता है। जो शेप निकालने का हमारा मोटो है, शेप निकालना चाहते हैं, तो शेप 2 स्टेप में भी खत्म हो सकती है। और अगर लोन पेयर आए तो आपको VSEPR तक जाना पड़ेगा, लेकिन 15-20 सेकेंड से ऊपर लगने नहीं है, ये पक्का है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कॉम्पिटिटिव जहां पर यहां से क्वेश्चन आता ना हो। तो बेटा जी बात करें हम पहले स्टेप की, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। 11th वालों का पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो देख लें, रिवीजन हो जाएगा। टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन में 12th वाले फटाफट लिखते चले जाइए। नंबर 1, एड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स। सभी एटम्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना है। एड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, फुल स्टॉप के बाद नेगेटिव चार्ज इज एडेड एंड पॉजिटिव चार्ज इज सब्ट्रैक्टेड। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, डिवाइड द इलेक्ट्रॉनिक सम एज फॉलोइंग। डिवाइड द इलेक्ट्रॉनिक सम एज फॉलोइंग। अगर इलेक्ट्रॉनिक सम 2 से 8 तक है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 9 to 56 है तो उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। मोर देन 56 है तो उसको हम 18 से डिवाइड करेंगे। तीसरे पॉइंट में लिखिएगा, क्वेशेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्वेशेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच गिव्स द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे क्वेशेंट जो कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर है, HO फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहीं से हम क्या पता कर लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर 2 आता है तो एक ऑर्बिटल S, एक ऑर्बिटल P। 11th वालों को डिटेल में पढ़ा चुके हैं, 12th वाले इतना समझ जाते हैं। sp2। 4 आता है तो sp3, 5 के केस में sp3d, 6 के केस में sp3d2, 7 के केस में sp3d3। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप
चल रहा है हमारा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का, जिसमें आप लोग तीसरे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, इफ रिमाइंडर्स कम देन प्रोसेस इज रिपीटेड एंड सम ऑफ ऑल क्वेश्चंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सम ऑफ ऑल क्वेश्चंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बेटा हम आपको एग्जांपल्स करा रहे हैं। देखिए हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। सपोज दैट हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल आप पकड़ लीजिए, जैसे कि H2O में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन 2 एटम हैं, प्लस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का सम कितना आ गया 8। तो 8 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से 8 अगर होता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 4 आया। 4 का मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा, तो ये निकल गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हमें XeF2 में निकालना पड़े हाइब्रिडाइजेशन, ज़ीनॉन जो होता है वो 18th ग्रुप का होता है। देखिए आपको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता है तो इस तरीके से याद रखो, यहाँ पर हम S और P ब्लॉक की ही बात करेंगे। ग्रुप नंबर से आप इलेक्ट्रॉन्स याद रख सकते हो वैलेंस शेल के। पहले ग्रुप का है तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे ग्रुप का है तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2, 13th ग्रुप का है तो 3, 14th का है तो 4, ऐसे ही 18th का है तो 8 हीलियम को छोड़ के। ज़ीनॉन 18th ग्रुप का होता है, 8 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो कितना हो गया ये, मेरे ख्याल से 14, ये बना 14 और 8 कितना हुआ 22। 22 को जब आप डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 to 56 हम 8 से डिवाइड करते हैं, 16 आ गया, कितना बचा 6 बचा। अब रिमाइंडर्स अगर आ जाते हैं तो हमें प्रोसेस को रिपीट करना होता है। रिमाइंडर अगर 2 से 8 तक हैं तो 2 से डिवाइड करोगे, 9 to 56 हैं तो 8 से डिवाइड करोगे। फिलहाल रिमाइंडर्स कितने हैं 6, तो 2 से डिवाइड करोगे 3, 6 हो गया। अब जितने ये क्वेश्चंस 2 बार आए इनको जोड़ लो, जोड़ लिया तो कितना बना 5। अब 5 से हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d होगा। इस तरीके से हम पता लगाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही एक आध आप आयनिक स्पीसीज ले लो, NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 15th ग्रुप का है। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 18 और 19 को 5 ऐड करोगे तो बनेगा 24, और 24 को डिवाइड किससे किया जाएगा 8 से, 8 3 24 होता है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp2। इस तरीके से और भी आप आयनिक स्पीसीज ले सकते हो। I3 नेगेटिव अगर है तो आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 एटम है, 1 नेगेटिव चार्ज है तो 1 प्लस करोगे तो कितना बना 22। 22 में देखो अभी भी हम लोगों ने फाइंड किया था तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आएगा निकल के sp3d आएगा निकल के। तो बेटा जी इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर लेते हैं। तो जो हमारी हेडिंग पड़ी है शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, उसका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ और पहला स्टेप क्या था, टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 है बेटा काउंटिंग ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। जो सेंट्रल एटम होगा, जैसे कि आपने NO3 नेगेटिव लिया था तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, और भी कोई एग्जांपल आप ले लो। XeF2 लिया था, ज़ीनॉन का कंपाउंड होता है, ज़ीनॉन सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं, ये हमें काउंट करना है। तो स्टेप 2 है यहां पर काउंटिंग ऑफ बॉन्ड पेयर्स, शॉर्ट में लिखा है हमने, एंड लोन पेयर्स। ध्यान देना, एक फार्मूला होता है
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। हर जगह ये एप्लीकेबल है, कहीं पर भी ये लगेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि आप निकालते थे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके और डिवाइड करके जो क्वेशंट आता था निकल के, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता था। तो ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल है और आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। तो अगर हमें लोन पेयर्स निकालने पड़े तो हम क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस बॉन्ड पेयर्स। ये हमें पता है, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो हम फाइंड कर ही चुके थे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पता करने हैं तो आपको बता दें, बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स के। जितने सराउंडिंग एटम्स होंगे वो नंबर होगा बॉन्ड पेयर्स का, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से ये हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे लोन पेयर्स। आप एग्जांपल देखो, जैसे हमने एग्जांपल CH4 लिया। CH4 में जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालोगे तो मुझे तो बेटा डायरेक्टली याद है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप फाइंड कर सकते हो जो भी आपके पास तरीका है उससे। कार्बन यहां पर सेंट्रल है, कार्बन सेंट्रल है, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 आ गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 आने का मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। अब कार्बन को तो छोड़ो, ये तो सेंट्रल हो गया। अब हमें निकालने हैं बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सराउंडिंग एटम्स कितने हैं यहां पर, 4, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गए। और लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर आएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस बॉन्ड पेयर्स जब करोगे तो बेटा जी हाइब्रिड 4 हैं, बॉन्ड पेयर भी 4 हैं, तो CH4 में लोन पेयर कितने होंगे, कार्बन के पास 0 होंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया अभी लिया था XeF2। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम डायरेक्टली लिख देते हैं, आप निकाल सकते हो। 5 आते हैं, 5 आने का मतलब यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d। सेंट्रल है जिनॉन, सराउंडिंग एटम्स कौन है, फ्लोरीन, तो बॉन्ड पेयर्स होंगे सराउंडिंग एटम्स के बराबर। सराउंडिंग एटम्स हैं यहां पर 2, तो 2 हो गए बॉन्ड पेयर्स। और लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस बॉन्ड पेयर्स से निकालोगे तो ये बनेंगे 5 - 2, यानी कितने होंगे, 3 होंगे। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स का नंबर। एग्जाम्पल और आप देखिए, एक और करा देते हैं। H2O को लिया, जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालोगे तो 4 आएंगे, 4 का मतलब sp3। बेटा जी ये जैसे हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाले ना यहाँ पर 4, ऐसे आप भी निकाल लोगे। आप पहले टॉपिक ये खत्म होने दो, आपको वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जोड़ के फिर उनको इलेक्ट्रॉनिक सम को आप क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। थोड़ी प्रैक्टिस तो करो, तभी तो हम आपको वो बातें बता पाएंगे जो आप एक्चुअली, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तभी आप वो सीख पाओगे जो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि आप विद इन सेकेंड्स, 1-2 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे मैं निकाल लेता हूं वैसे आप निकाल लोगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 यानी sp3। यहां पर बॉन्ड पेयर्स देखो, सेंट्रल है ऑक्सीजन, बॉन्ड पेयर्स हैं 2, तो लोन पेयर्स का नंबर यहां पर हो जाएगा 2। इस तरीके से ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप था काउंटिंग ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। तब हम बात करेंगे तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है क्या, बेसिकली ध्यान देना। तीसरे स्टेप में कहा गया अगर लोन पेयर नहीं आता है तो स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री सेम होंगे, और ज्योमेट्री हमें पता लग चुकी है ऑलरेडी, किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। ये मैंने 11th वालों को पिछले लेक्चर में लिखाया है, 12th वालों ने नहीं लिखा है तो मैं उनको बता देता हूं। देखो बेटा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री पता लगती है, तो वो हम यहां पर बताने वाले हैं।
लिखाने वाले हैं बस आपको, बाकी आगे समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर हम लिखेंगे ज्योमेट्री। अगर एसपी है, एसपी में ज्योमेट्री होती है लीनियर, समझाएंगे बना के। sp2 में होती है ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में होती है टेट्राहेड्रल, sp3d में होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, sp3d2 में होती है ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम लोग स्क्वायर बाईपिरामिडल भी कहते हैं। नेक्स्ट sp3d आपके सिलेबस में जितने हैं उसमें होती है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इन सबको हम बना के दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहां पे एक चीज हम और लिख रहे हैं, ये है बॉन्ड एंगल, ये भी आप समझोगे। व्हेन लोन पेयर इज इक्वल टू 0, लीनियर में 180, यहां पर 120, यहां पे 109 डिग्री 28 मिनट। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में एक तो 120 का होता है और कुछ 120 के और कुछ 90 के, यहाँ पर सारे 90 के होते हैं। स्क्वायर इस हो गया, और यहाँ पर 72 के होते हैं कुछ, और कुछ 90 के होते हैं। तो ये होता है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता लगता है? ज्योमेट्री। और हाँ, स्टेप अभी हम ज्योमेट्री नहीं फाइंड कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। हमने कहा था ये लेंदी है टॉपिक, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद विद इन सेकेंड्स आंसर आएगा, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं। शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहला स्टेप क्या करना था? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना था। दूसरा स्टेप बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करने थे। दोनों स्टेप्स को हम खत्म कर चुके हैं। तीसरा स्टेप है, अगर लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर वही होगा जो ज्योमेट्री होगी, और ज्योमेट्री हमें कहां से पता लगती है? हाइब्रिडाइजेशन से। ये बेटा आपको इतना याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना होगा, लेकिन इसको हम समझा देंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब चलिए तीसरे स्टेप पे अगर हम चलें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें पहली बात बताई गई है, स्ट्रक्चर यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल वही होगा जो ज्योमेट्री है। अगर लोन पेयर नहीं है तो उसकी तो बात खत्म हो गई। अगर लोन पेयर्स भी हैं तो क्या होगा? तो उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी VSEPR थ्योरी। तो थर्ड स्टेप का आधा तो खत्म हो गया और आधा अभी रह गया। बिना लोन पेयर वाला तो खत्म हो गया। जैसे मान लो आपको ये एग्जांपल दिया गया CH4 और आपसे कहा गया बताइए इसकी शेप क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाइंड करोगे। सबसे पहले पहला स्टेप 4 आएंगे। 4 का मतलब क्या आ गया? sp3। आप बॉन्ड पेयर निकालोगे, बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं यहां पर, सराउंडिंग एटम्स 4 हैं। लोन पेयर कितने आएंगे निकल के? 0 आएंगे। लोन पेयर अगर 0 आ गए तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो ज्योमेट्री के बराबर होगी। और sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनता कैसे है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा लास्ट में, अभी जब आपको हम VSEPR भी पढ़ा देंगे। तो ये काम खत्म हो गया क्योंकि यहां लोन पेयर नहीं था। और अगर लोन पेयर भी आ जाए, जैसे H2O में लोन पेयर आ रहा था, XeF2 में लोन पेयर आ रहा था, तो वहां का स्ट्रक्चर क्या होगा? वहां का स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बराबर नहीं होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा ऐसा पता लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा VSEPR थ्योरी की तरफ। तो अब हम जो हेडिंग डालेंगे वो हमारी हेडिंग होगी VSEPR थ्योरी।
देखो भाई ध्यान से, VSEPR थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये इसकी फुल फॉर्म है VSEPR की। इसने बाकायदा हमें एक्सप्लेन करके बताया कि हर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्यों होता है, उसकी वजह बताई कि ऐसा स्ट्रक्चर अगर है तो क्यों है। तो अगर आपसे कोई पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां पर ऑप्शंस दिए हों, ज्योमेट्री कहां से पता लगती है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप आंसर देंगे हाइब्रिडाइजेशन से। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कहां से पता लगता है, तो आंसर मिलेगा VSEPR थ्योरी। तो जो शेप या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बताने वाली थ्योरी है वो है VSEPR थ्योरी, जबकि ज्योमेट्री बताने वाली थ्योरी कौन सी है, वो है हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। और ज्योमेट्री और शेप में अंतर क्या है वो हम आपको बताएंगे, पहले हम शेप पढ़ लें। तो बेटा हाँ, VSEPR थ्योरी कहती क्या है, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो फिर समझाते हैं। अभी पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए होंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फुल स्टॉप के बाद दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डैश लगा के, नंबर 1 बॉन्ड पेयर्स, नंबर 2 बॉन्ड पेयर्स के ब्रैकेट में लिख लेना शेयर्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स को शेयर्ड पेयर्स भी कहते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर जो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, पहले क्या है, बॉन्ड पेयर्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर्स। और दूसरा है लोन पेयर्स, जिसको हम कहते हैं अनशेयर्ड पेयर्स। इसमें आप एक चीज लिखोगे, मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था लोन पेयर 0 भी आ सकता है। ये तो पहला पॉइंट हुआ कि जो सेंट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स से घिरा होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो टाइप के होते हैं, ये तो होंगे ही होंगे, ये कहीं पे होंगे और कहीं पे नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू सिमिलर चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर एंड एक्वायर अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन so that maximum stability is gained, GAIND, so that maximum stability is gained। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, when all electron pairs are bond pairs and all surrounding atoms are same, structure of molecule is regular, structure of molecule is symmetrical, structure of molecule is symmetrical, called as regular structure। it is due to equal repulsion from all directions, it is due to equal repulsion from all directions। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, when lone pairs are also present or surrounding atoms are different, surrounding atoms are different, कॉमा लगा के, structure of molecule is not symmetrical, called irregular or distorted structure, irregular or distorted structure, because lone pairs offer
more repulsion, because lone pairs offer more repulsion. इसी में आप लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स का जो ऑर्डर है इज, अगर लोन पेयर के बीच लगेगा तो सबसे ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच उससे कम होगा, बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम होगा। तो ये रिपल्शन का एक ऑर्डर होता है। अब जरा इसको हम समझ लेते हैं। जो आपको लिखाई है हमने थ्योरी, VSEPR थ्योरी, उसको हम समझ लेते हैं। देखो बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं BeCl2 का। फिलहाल तो यहां कोई लोन पेयर नहीं है। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों उसने क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए। क्या कहती है VSEPR थ्योरी? बेरिलियम इज सेंट्रल एटम और ये घिरा हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर्स से। वे क्लोरीन और बेरिलियम के बीच में शेयरिंग हुई होगी। शेयरिंग के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, कौन सा पेयर होगा? बॉन्ड पेयर। ये भी है बॉन्ड पेयर। तो ये 2 बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है बेरिलियम। ये बॉन्ड पेयर्स, भाई इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज यानी सिमिलर चार्ज की वजह से ये दूसरा पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट था सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो कि बॉन्ड पेयर्स होते हैं और कुछ जगह पे लोन पेयर भी हो सकते हैं। ये घिरा हुआ है। अब क्या है बेटा, इनमें रिपल्शन लगेगा। रिपल्शन की वजह से आप सेंटर में एज्यूम करिएगा बेरिलियम, ये बेरिलियम है सेंटर में, और ये इस तरीके से, ये बेरिलियम है सेंटर में, और ये हमने क्लोरीन को एज्यूम किया, ये क्लोरीन को एज्यूम किया। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पेयर। ये रिपेल करेंगे, रिपल्शन की वजह से ये ऐसी पोजीशन पे जाना चाहेंगे सो दैट इसके इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच की डिस्टेंस कैसी हो जाए? मैक्सिमम, सो दैट रिपल्शन कैसा हो जाए? मिनिमम। और रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। तो सेंटर में था बेरिलियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और अगर इधर आएंगे तो फिर से ये एंगल घटने की वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर पास में आएंगे, पास में आने से क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल इस शेप में ये आ जाएंगे, जिससे क्या होगा? इनके बीच का रिपल्शन कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो कुल मिला के अब आप एटम्स का ओरिएंटेशन देखो क्या है? क्लोरीन, बेरिलियम, क्लोरीन, राइट? तो ये जो शेप आई है निकल के, ये कैसी है? लीनियर है। अगर 2 सराउंडिंग एटम हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है, बेरिलियम BeCl2 में बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं था, 2 सराउंडिंग एटम है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये पक्का है शेप कैसी होगी? लीनियर। ध्यान देना, लीनियर शेप है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में एक ये बॉन्ड है, बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में ये दूसरा बॉन्ड है। एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। और यहां आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री का है। अच्छा, अब अगर सोचो, हम एग्जाम्पल लें, अगर 3 आ जाते तो, जैसे BF3 एग्जाम्पल होता है। अभी तो हम ये चल रहे हैं कि यहां पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 2 आए थे, 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp था। बॉन्ड पेयर्स यहां पर 2 थे और यहां पर लोन पेयर कोई था नहीं। लोन पेयर जब कोई था नहीं तो स्ट्रक्चर कैसा आया था निकल के? लीनियर आया था। अभी हमने आपको दिखाया था इस तरीके से Cl और Cl। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको बना के दिखाएंगे। BF3 में जब आप चेक करोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2। बॉन्ड पेयर्स दिखाई दे रहे हैं कितने? 2। लोन पेयर्स यहां पर, सॉरी, बॉन्ड पेयर्स दिखाई दे रहे हैं 3, लोन पेयर्स हैं कितने? 0 हैं। तो फिर ऐसे केस में भाई सराउंडिंग एटम्स भी सेम है, लोन पेयर्स भी 0 हैं, तो 3 को हमें अरेंज करना है। जब हम 3 को अरेंज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ग्रीन कलर की और दूसरी पेंसिल नहीं थी, अब तीसरी 2 ही थी। तो
तो अब ये स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, इस तरीके से, क्योंकि भाई 3 के बीच एडजस्ट करना है, 3 के बीच एडजस्ट करेंगे तो ये एक हो गया 120 के एंगल, 120 का दूसरा एंगल, 120 का तीसरा एंगल, और ये जो शेप बनेगी जाके इसको हम कहेंगे ऐसे, अगर आप आउटर लाइन से इसको शेप को दिखाओगे तो ये बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। अब देखो यहीं से हम आपको थोड़ा जादू दिखाना शुरू करते हैं BSEPR का, क्योंकि यहां था क्या, तीनों सराउंडिंग एटम सेम थे, F F F, और 3 के तीनों क्या थे, बॉन्ड पेयर थे, कोई लोन पेयर नहीं था। अब हम एग्जांपल लेते हैं SO2 का। SO2 में क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं 3 आते हैं, आप निकाल सकते हो, मतलब sp2 है। यहां पर जो बॉन्ड पेयर्स का नंबर आता है वो 2 ही है, देख लो 2 सराउंडिंग एटम है, और एक होता है लोन पेयर। अब ध्यान देना भैया, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, सेंटर में कौन है, अगर आप सोचो sp2 है, sp2 में 3 के तीनों बॉन्ड पेयर होते तो स्ट्रक्चर कैसा निकल के आता, तो स्ट्रक्चर निकल के आता ट्राइगोनल प्लेनर, बट है क्या, ये बॉन्ड पेयर नहीं है, ये क्या है, ये लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कैसे बनता है, इसका ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो अच्छी खासी डिस्टेंस होती है यहां पे, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में अच्छी खासी डिस्टेंस होगी, लेकिन ये तो सल्फर का ही लोन पेयर है, लोन पेयर है तो छोटा सा होगा, इस तरीके से हम पीछे छुपा देते हैं इसको, ये छोटा सा लोन पेयर होगा, पीछे वाला, आप नीचे वाला जूम मत करिएगा, ये लोन पेयर है, चलो उसको छोड़ो आप, ये छोटा सा लोन पेयर है यहाँ पे, ऐसे ये लोन पेयर लगा हुआ है, व्हाइट वाला, ये देख लो, ये वाला, ये लोन पेयर लगा हुआ है। तो अब है तो ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर ही, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम लगता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो पहले जो एंगल अब कितना होने वाला था 120 का, वो ये क्या होगा 120 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये रिपल्शन ज्यादा है, ये रिपल्शन ज्यादा है, और ये रिपल्शन कैसा है, कम है। तो ये बॉन्ड नहीं है बेटा जी, बॉन्ड के बीच का जो एंगल था वो 120 से कैसा हो जाएगा, कम। यहां sp2 में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था 120 का, और यहां बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा 120 से कम हो जाएगा। और अब शेप क्या मानी जाएगी भाई, पहले तो तीनों जगह पर एटम थे, तो हमने शेप को क्या बोला था, एटम एटम एटम। बेसिकली एटम्स जिस मैनर में अरेंज होते हैं दैट मैनर इज कॉल्ड शेप। और यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो लोन पेयर आने से ये एटम तो है नहीं, और हमें अरेंजमेंट किसका देना है, एटम्स का। यहां O है, यहां सल्फर है, यहां O है, यहां कोई एटम है ही नहीं, इसको हटाओ, तो अब शेप क्या मानी जाएगी, एंगुलर, या इसको उल्टा कर दोगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बी शेप्ड बोलेंगे। तो बेटा जी शेप में लोन पेयर को शामिल नहीं किया जाता है। शेप होती क्या है, शेप का मतलब होता है कि एटम्स जिस मैनर में अरेंज्ड हैं, जिस वे में अरेंज्ड हैं, दैट इज कॉल्ड शेप। लोन पेयर को शेप में शामिल नहीं करते हैं, जबकि ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस यही है, ज्योमेट्री में लोन पेयर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, जबकि शेप में लोन पेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, पूरा तो नहीं आया होगा। अब हम क्या करेंगे, सभी हाइब्रिडाइजेशंस को अलग अलग करके पकड़ेंगे। जैसे sp है, sp में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं 2, तो हम इसके डिफरेंट केसेस बनाएंगे। पहला केस बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0, तब क्या होगा। दूसरा केस बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 1, तब क्या होगा। बॉन्ड पेयर 0 तो हो ही नहीं सकते, तो मॉलिक्यूल होगा ही नहीं। ऐसे ही sp2 पे जाएंगे, ऐसे ही sp3 पे जाएंगे, ऐसे ही sp3d पे जाएंगे, और सारे केसेस हम लोग यहां पर समेट लेंगे, सब कुछ हम लोग पढ़ डालेंगे। ये अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी जैसे पेंसिल्स के थ्रू हम आपको दिखा रहे थे, विजुलाइज करा रहे थे, एक बार आपने विजुलाइज कर लिया और इंटरनली फील कर लिया तो आप इमेजिन करके निकाल लोगे कि शेप होगी क्या। अभी आप देखिए, पूरा क्लास पढ़िए, पूरा क्लास पढ़ने के बाद आप इमेजिन करके ही निकाल लेंगे शेप को। तो आपको BSEPR थ्योरी लिखा दी गई है, अब उसी को अप्लाई करके हम शेप निकालेंगे, चाहे लोन पेयर हो या ना हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री पता लगती है,
और VSEPR से हमें शेप पता लगती है। शेप VSEPR से जहां लोन पेयर नहीं है उनकी भी बता सकते हैं और जहां लोन पेयर है वहां की भी बता सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। किताबों में जो शेप दी गई है वो केवल VSEPR को लेकर के दी गई है। हमने इसको और आसान बनाने के लिए, जिससे कि हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता लग जाए, हाइब्रिडाइजेशन को भी शामिल कर लिया। 5-10 सेकंड का काम है, हाइब्रिडाइजेशन निकाला। बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो आपको वैसे ही काउंट करने पड़ते अगर आप VSEPR को यूज करते, तो वहां भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करने पड़ते। बॉन्ड पेयर लोन पेयर आप कैसे काउंट करोगे, वो हमने एक आसान सा तरीका आपको बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप काउंट कर लो। तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स किताबों में दी गई है वो डायरेक्टली VSEPR से दी गई है, और वहीं पे पहला स्टेप यही होता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर देखो और फिर शेप अरेंज करो। हमने आपको पहले से ही आइडिया दे दिया, हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड पता लग गए, बॉन्ड पेयर पता लग गए, लोन पेयर पता लग गए। हाइब्रिडाइजेशन से हमें ज्योमेट्री पता लग गई, और ज्योमेट्री में जहां जहां पे लोन पेयर रखने थे लोन पेयर रख के हमने एडजस्टमेंट करके शेप को बता दिया। तो पूरा आइडिया हमें हो गया बस एक स्टेप बढ़ा लेने से। चलो हम देखो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन की। बेटा जी sp हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर होता है 2। ध्यान देना, पहला केस बनता है इसका जब बॉन्ड पेयर्स का नंबर होगा 2 और लोन पेयर्स का नंबर होगा 0। भाई जब बॉन्ड पेयर 2 होते हैं, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0 अगर हैं तो जो स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर या शेप कुछ भी कह सकते हो, वो वही होता है जो ज्योमेट्री होती है। और ये आपको याद करनी पड़ेगी कि sp की ज्योमेट्री लीनियर होती है। कुछ इस तरीके से हमने सेंटर में एक एटम A ले लिया और सराउंडिंग एटम को हमने क्या ले लिया, B, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। ये sp का पहला केस हो गया। अगर कोई ऐसा केस बने sp का दूसरा कि बॉन्ड पेयर्स का नंबर 1 रह जाए और लोन पेयर का नंबर कितना हो जाए, 1, तो दोनों का सम हमें किसके बराबर लाना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर लाना है। बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स का सम हाइब्रिड के बराबर लाना है। अगर ऐसा हो तो सोचो, अभी क्या चल रहा था, ये था बेरिलियम या A था, ये सेंटर में A, ये B और ये B, ये शेप कैसी आ गई, लीनियर। अब ये बॉन्ड पेयर नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर थे पहले, बॉन्ड पेयर। अब ये बॉन्ड पेयर अगर हम ना माने, बॉन्ड पेयर ना माने तो ये लोन पेयर होगा, और लोन पेयर को शेप में हम शामिल नहीं करते हैं। जब शेप में शामिल नहीं करेंगे तो यहाँ 2 ही एटम बचे। 2 एटम कौन से बचे, एक A और एक B। अब 2 ही एटम्स का अरेंजमेंट देखो कैसा होगा, अब भी लीनियर ही होगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड पेयर है, चाहे कोई हाइब्रिडाइजेशन हो, हमेशा याद रखो अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो, अगर एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर होने का मतलब 2 ही एटम्स हैं, तो शेप हमेशा कैसा होगा, लीनियर होगा, और वहां पर बॉन्ड एंगल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल का मतलब होता है एंगल बिटवीन बॉन्ड एंड बॉन्ड, और यहां पर तो एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड एंगल की यहां बात की ही नहीं जाएगी। तो ध्यान दें, जब बॉन्ड पेयर 1 होता है तो ऑलवेज शेप जो होगी वो क्या होगी, लीनियर, हमेशा। ऐसे बना दिया हमने, एक A ले लिया, ये एक B ले लिया, और इधर की तरफ क्या होगा, लोन पेयर। लोन पेयर को दिखा दिया लेकिन शेप तो यही है केवल, और बॉन्ड एंगल की यहां पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया sp। चलते हैं हम sp2 के पास। sp2 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 3। बॉन्ड पेयर्स का नंबर, पहला केस, बॉन्ड पेयर्स का नंबर 3, लोन पेयर्स का नंबर 0। ये तो आइडियल वाला केस होता है, आइडियल नहीं सॉरी, मतलब रेगुलर शेप वाला केस होता है। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो ज्योमेट्री के बराबर होगा, और हमने आपको लिखाया है वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे बनेगा, ये A हो गया, B, ये B, सराउंडिंग एटम्स। अभी हम सराउंडिंग एटम्स सेम ही लेकर के चल रहे हैं।
वैसे भी सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट होने का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है। हमेशा बॉन्ड दिखाए जाएंगे रिजिड लाइन से, और जो आउटर शेप दिखाई जाएगी वो डॉटेड लाइन से दिखाई जाएगी। ये कंटिन्यूअस लाइन होगी और जो आउटर शेप होगी वो कैसी होगी, डॉटेड लाइन से। और यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 का। अब सोचिए दूसरा केस इसका, दूसरा केस बॉन्ड पेयर 2 रह गए और लोन पेयर 1 हो गया। तो इमेजिन किया हमने इसको लोन पेयर, कैसे करेंगे, देखो भैया, जब तीनों बॉन्ड पेयर थे तो ये था शेप, ये वाला, ठीक है। अब ये आ गया लोन पेयर। लोन पेयर इधर भी ज़्यादा रिपेल करेगा, थोड़ा सा इसे इधर ले गए, इसे भी ज़्यादा रिपेल करेगा, थोड़ा सा इसे इधर ले गए, तो बॉन्ड एंगल ये वाला है, ये तो है नहीं बॉन्ड एंगल क्योंकि ये लोन पेयर है। बॉन्ड एंगल 120 से कम हो गया, राइट। और ये है क्या, लोन पेयर। लोन पेयर को स्ट्रक्चर में शामिल करते नहीं हैं, तो स्ट्रक्चर क्या माना जाएगा, इसको हम बी शेप्ड बोलते हैं, या बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, या एंगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहां पे बनेगा जा करके इस तरीके से, ये ए ले लिया, ये बी और बी हो गए, ये है यहां पर लोन पेयर। छोटा सा दिखा जरूर दिया हमने, लेकिन जो शेप होती है उसमें ये 3 एटम ही माने जाएंगे। तो यहां पे शेप क्या बनेगी, बी, यहां लिख देते हैं बी शेप्ड, या इसी को बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर, मुड़ा हुआ, या इसी को बोलते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, इसका तीसरा केस क्या बनेगा, बॉन्ड पेयर को और घटाओ, बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 2। जब बॉन्ड पेयर 1 आता है तब तो हम बताया हमने, हमेशा कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर बॉन्ड पेयर 1 है तो शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। तो वो भैया हम हर बार आपको नहीं लिखाएंगे, टाइम वेस्ट करने वाला काम नहीं कर रहे हैं। और चौथा केस यहां क्या बनेगा जाके, बॉन्ड पेयर 0। बॉन्ड पेयर 0 मतलब बॉन्ड ही नहीं है, तो फिर मॉलिक्यूल नहीं है, उसको छोड़ दो, वो भी नहीं पॉसिबल है। हम बात करेंगे sp3 की। sp3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं 4 होते हैं। पहला केस हम देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3D है, अब एक प्लेन में नहीं बन पाएगा। पहला केस है बॉन्ड पेयर 4 और जो लोन पेयर्स का नंबर है वो कितना है, 0। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ध्यान देना, ये 3D स्ट्रक्चर है। देखो बेटा, टेट्राहेड्रा कैसे बनेगा, एग्जाम्पल अगर CH4 का ले लें, सेंटर में कार्बन, तो ये एक हाइड्रोजन यहां हो गया, दूसरा ये हो गया हाइड्रोजन, और ये एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। तीसरा हाइड्रोजन जो आएगा वो प्लेन, ये दोनों तो प्लेन में हो गए, तीसरा हाइड्रोजन आएगा, यहां पर दिखाते हैं आपको क्योंकि कैमरे के जस्ट सामने, तो ये हो गया, ये प्लेन में हो गए दोनों बॉन्ड, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे। ये एक हाइड्रोजन ऊपर आएगा, यहां भी 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, और चौथा हाइड्रोजन पीछे की तरफ जाएगा, बोर्ड के पीछे, ऐसे। ये जो बनता है इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेड्रन का मतलब होता है फेस। क्या होता है बताते हैं, पहले आप ये बताओ, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आवाज नहीं आई, हो गया होगा क्लियर। 2 प्लेन में लेने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट पे, एक प्लेन के ऊपर आएगा आपकी तरफ, एक आपसे दूर जाएगा प्लेन से बाहर, हर तरफ एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, इन 3 को मिलाओ, ऐसे करके मिलाओ, तो बाहर एक जो बनेगा जाके ना, दैट इज फेस, उसको क्या बोलते हैं, फेस। एक फेस बन गया ये, ऐसे करके आप 4 फेस बना सकते हो। एक फेस ये बना, इनको, इसको और इसको, दूसरा यहां, यहां और
यहाँ से, तीसरा यहाँ, यहाँ और यहाँ से, और चौथा नीचे से। हेड्रन का मतलब मैथमेटिक्स में फेस होता है, तो यहाँ फेस कितने बनेंगे, 3 को मिलाते हैं तब एक फेस बनता है, 4 फेस बनेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, राइट। हालांकि 4 ही सराउंडिंग एटम हैं, 4 सराउंडिंग एटम है, इसकी वजह से नहीं कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 4 फेस बनते हैं, 1 2 3, इन 3 को मिलाओगे ऐसे। चलो थोड़ा बाहर निकाल देते हैं यार। अब ये देखो बाहर वाला, ये फेस जो बनेगा, अब थोड़ा ऐसे कर दो, दैट इज कॉल्ड हेड्रन फेस। ऐसे करके 1 2 3, एक नीचे, 4 फेस बनते हैं, इसको हम कहते हैं, उंगली भी दर्द करने लगी, टेट्राहेड्रल। तो बनाएंगे कैसे, 2 तो प्लेन में होते हैं, जैसे ये ए ले लिया हमने सेंट्रल, ये 2 को तो हमने प्लेन में लिया, बी और बी, 109 डिग्री 28 मिनट, थोड़ा सा और होगा बेंड, ये हो गया। तीसरा ऐसे ऊपर आएगा, तो दिखाने का तरीका होता है ऐसे दिखा सकते हो, ये बिल्कुल पूरा का पूरा सॉलिड दिखाया जाता है, ब्लैक। किताबों में जब आप देखोगे पूरा का पूरा क्या होगा, एकदम डार्क होगा। ये बी दिखा दिया, ये ऊपर वाला होता है, और एक ऐसे दिखाया जाता है, ये अंदर वाला होता है। तो कुल मिला के ये वाला बॉन्ड कहाँ है, इन द प्लेन, और ये वाला, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे, ये वाला है एबव द प्लेन, और ये है बिलो द प्लेन। ऐसे दिखाते हैं, या कई लोग इसको नॉर्मली दिखा देते हैं, बाकी आप पे छोड़ देते हैं, आप इमेजिन करो। ऐसे भी दिखा सकते हैं, सेंट्रल ऐसे दिखाएंगे, ये बी, तीसरा बी, चौथा बी, ऐसे भी दिखा देते हैं, मान लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मान लिया जाता है, ये टेट्राहेड्रल है। बेटा जी ये तो पहला केस था sp3 का। अब अगर हमें sp3 का दूसरा केस लेना पड़े, केस 2 देखो, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर हो गया 1। ध्यान देना, अगर 4 के चारों बॉन्ड पेयर थे, आपको सबसे पहले यही इमेजिन करना है, sp3 है, अगर 4 के चारों बॉन्ड पेयर थे तो स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा था टेट्राहेड्रल। ये और ये प्लेन में, ये प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर। अब मान लो ये है लोन पेयर, लोन पेयर क्या लगेगा, क्या करेगा, इनको थोड़ा थोड़ा पास लाएगा, और लोन पेयर को हम स्ट्रक्चर में शामिल करते नहीं हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम कहते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं, पिरामिडल। और अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो क्या रह जाएगा, बी शेप, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। 3 लोन पेयर आ जाएं तो एक ही बॉन्ड पेयर बचेगा, वो तो हमेशा कैसा होता है, लीनियर ही होता है। तो दूसरा केस ये वाला, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, ए, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये भी ऊपर लोन पेयर दिखा दिया, बी, बेटा ये प्लेन में नहीं है, ये भी 3D है, पिरामिड बनता है। और इसका तीसरा केस, है बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2। तो यहां पे अभी आपको बताया था वी शेप्ड, वी शेप्ड या एंगुलर बोलते हैं। H2O यही केस होता है, ये अमोनिया होता है और ये H2O होता है, ये CH4 होता है, एंगुलर, या इसी को बोलते हैं बेंट। तो अगर आपसे कोई अब पूछे, चलो बताते हैं अभी। हाँ देखो भाई, ये ऐसे केस बनेगा, ए, ये प्लेन में बना दिया हमने, बी और बी, और 2 होंगे यहाँ पर ये आंखें दिखाते हुए लोन पेयर्स, ये होता है। तो ये sp3 का केस
खत्म हुआ पूरा। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना होगा वो हम आते हैं sp3d पे। कंटिन्यू करते हैं बेटा sp3d को। तो sp3d में जो पहला केस बनेगा जाकर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहले लिख लेते हैं हम लोग, 5 होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स का नंबर अगर हम 5 लें पहला केस, और लोन पेयर्स का नंबर 0 हो जाएगा। तो इस वाले केस में जो शेप बनती है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ध्यान देना, कैसे बनती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल? PCl5 इसका एग्जाम्पल है। सेंटर में आप फॉस्फोरस को एज्यूम करिएगा, सेंटर में फॉस्फोरस है, ये यहाँ पे फॉस्फोरस, ये 3 क्लोरीन आ गए 120 के एंगल पे। होपफुली आप देख पा रहे होंगे, ऐसे देखो 120 के एंगल पे हैं, 120 120 120, ये 3 Cl हैं, Cl Cl Cl, ठीक है। एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे। ध्यान देना, ये जो बेस है, बेस ये कैसा है, थोड़ा सा अब देखिए, ये जो बेस है, ये दिस वन एंड दिस वन, इनको मिलाओगे तो जो बेस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो ट्राइगोनल बन रहा है। 120 120 120, और एक ये ऊपर है, एक ये नीचे है। तो ऊपर वालों को इन तीनों से मिलाओगे बेस वालों से, ऐसे, तो जो शेप बने, ऊपर बनेगा जाके एक पिरामिड। इसको ऊपर वाले को इन तीनों से मिलाया जो बेस वाले हैं, ये, तो ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा। नीचे वाले को इनसे मिलाओगे तो नीचे भी एक पिरामिड बन जाएगा, राइट। तो बेस इज ट्राइगोनल एंड 2 pyramids are formed, that's why it is trigonal bipyramidal। बॉन्ड एंगल 2 टाइप के हो गए, 120 के भी हैं और 90 के भी हैं। कितने हैं वो हम जरा बॉन्ड एंगल अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तब डिस्कस करेंगे। बेटा जी अब इसमें एक ध्यान देना है, वो इस बात पे देना है कि इसमें 2 टाइप की पोजीशंस होती हैं। ये 3 जो हैं, इन तीनों को हम कहते हैं एक्सियल पोजीशंस, और ये जो 2 हैं, सॉरी उल्टा बोला, इन तीनों को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये बेस वाली, ये और जो ग्रीन वाली दोनों पोजीशंस हैं ऊपर और नीचे, इनको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशंस। ऐसा नहीं है कि ऊपर और नीचे हैं और बेस पे हैं इसलिए कहते हैं, डिफरेंस है। इस पर आप देखो रिपल्शन कौन लगा रहा है, इस पर 90 डिग्री से ये इधर रिपल्शन लगा, इधर लगा, लगभग इक्वलाइज हो गया। 120 से इधर, 120 से इधर, मतलब रिपल्शन ज़्यादा नहीं लगता है। इस पर सेम डायरेक्शन में देखो, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, और तीनों का जो वेक्टर्स हम निकालोगे तो वेक्टर्स हम इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इस पर जो रिपल्शन लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। जाके इस पोजीशन पे ले लो या इस पोजीशन पे ले लो। अभी बनाते हैं फिर से, फिंगर्स बोल गई, जवाब दे गई। देखो बेटा, ये बनाई हमने तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस, राइट। ये बनाई हमने एक्सियल पोजीशन, ये दोनों हो गई एक्सियल। ये 3 जो पोजीशंस हैं जिनको हम इक्वेटोरियल कह रहे हैं, इन पर रिपल्शन कम लगता है। इस पर रिपल्शन, ये है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पर रिपल्शन ज़्यादा लगता है, ऐसे करके। इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, इसका भी लगेगा, वेक्टर्स हम इधर आएगा फोर्स का, तो इस पर रिपल्शन ज़्यादा लगता है। ऐसे ही इस पर रिपल्शन नीचे की तरफ ज़्यादा लगता है, इस पर रिपल्शन कम लगता है। रिपल्शन ज़्यादा लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बॉन्ड भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ ऑफ 2 एक्सियल बॉन्ड्स इज मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स इज मोर देन
3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और इन दोनों एक्सियल बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी भी कम होती है क्योंकि इन पर रिपल्शन ज़्यादा होता है। तभी तो PCl5 को हीट करते हैं तो टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में, वो यही 2 क्लोरीन अलग हो जाते हैं। तो बनाते हैं भैया, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, और भी देख लो, इसमें बार बार उंगलियां कौन घुमाएगा। अब इसमें अगर एक लोन पेयर आ जाए तब क्या होगा, ध्यान दें, ये लो भाई, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। लोन पेयर मानेंगे कहाँ, पहले तो ये डिसाइड करो, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे। ध्यान देना, sp3d में जब भी लोन पेयर को कंसीडर करते हैं तो हमेशा इक्वेटोरियल पे कंसीडर करते हैं, मतलब इन 3 में से एक जगह पे, कभी भी एक्सियल पोजीशंस पे कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन लगाने वाला है और एक्सियल पे ऑलरेडी रिपल्शन कैसा है, ज़्यादा, तो यहाँ कहीं मानेंगे लोन पेयर। ये लोन पेयर माना तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको अपने से दूर भगाएगा, इसको भी भगाएगा। लोन पेयर को स्ट्रक्चर से हटा दो, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर, सीसॉ स्ट्रक्चर। अगर एक और लोन पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गए तो 2 को हटा दिया, ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर। एक और आ गया, 3 लोन पेयर आ गए तो एक और हटा दिया, तो लीनियर स्ट्रक्चर। ऐसे करके ये इसके डिफरेंट केसेस बनते हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले हम हाइब्रिड ऑर्बिटल 5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। लोन पेयर 0 पे हम क्या कर रहे हैं, लोन पेयर 0 पे एक एटम ये A ले लिया, ये हमने लिए 3 एटम जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन वाले हैं, B, 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 और हमने ये यहाँ पर ये इस तरीके से आपको आउटर शेप दिखा दी। ये एंगल कितना होगा, 120 का होगा। अब क्या है, एक कहाँ आएगा, नीचे, और एक कहाँ जाएगा, ऊपर। ये B है और ये B है, ये 2 ये हैं एक्सियल, ये 2 पोजीशंस हम यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, या आप अलग कलर यूज कर लो। ये वाली 2 पोजीशंस, ये जो B हमने लिखे हैं, ये हैं दोनों एक्सियल पोजीशंस और ये 3 हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। इसमें आप एक बात जरूर लिख लो बनाने के बाद, देयर इज मोर रिपल्शन एट एक्सियल पोजीशंस, हेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स इज मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स इज मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, फुल स्टॉप के बाद। ऑल्सो एक्सियल बॉन्ड्स आर लेस स्टेबल देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब यहां पे एक चाहो तो और नोट लिख लेना, इन sp3d लोन पेयर्स आर नेवर कंसीडर्ड एट एक्सियल पोजीशंस। लोन पेयर्स आर नेवर कंसीडर्ड एट एक्सियल पोजीशंस ड्यू टू मोर रिपल्शन एट एक्सियल पोजीशंस। तो यहाँ हम बनाते हैं दूसरा केस। दूसरा केस जो बनता है वो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4 और लोन पेयर्स का नंबर हो जाएगा 1। तो बताया था आपको यहाँ स्ट्रक्चर बनता है सीसॉ स्ट्रक्चर। इस तरीके से बनाएंगे। ये A है, ये एक लोन पेयर आ गया भाई। इस लोन पेयर की वजह से इनके बीच ये जो 180 पे हुआ करते थे एक दूसरे के साथ, ये वाले B और ये वाले B, अब ये 180 पे ना रह करके 180 से थोड़ा सा कम हो जाएंगे ऐसे। और ये 2 3D स्ट्रक्चर है भैया, ये इनके बीच में कितना होता था 120, ये B, ये B, ये B, ये B, इनके बीच 120 नहीं होगा, 120 से कम होगा। ऐसे करके हम लोग दिखाया करते थे, ध्यान देना। ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम बोलते हैं सीसॉ स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है इसका SF4, वो तो बाद में हम प्रैक्टिस कराएंगे, यहाँ पे तो बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लिखें भी ना यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तीसरा केस इसका बनेगा केस 3 है, बॉन्ड पेयर्स हैं 3, लोन पेयर्स हैं 2। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है टी शेप्ड
बनाते हैं। टी शेप्ड कैसे बनेगा, छोटा सा ही बना देते हैं। ये ए, ये दो तो होंगे लोन पेयर, ये एक बी होगा। लोन पेयर्स को हमने लिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये बी हो गया और ये बी हो गया, ये एक्सियल पोजीशन वाले हैं। अच्छा, चौथा केस यहां पर बनेगा, फोर्थ केस होगा बॉन्ड पेयर्स का नंबर इस बारी और कम कर देंगे, लोन पेयर बढ़ा देंगे 3, तो यहां स्ट्रक्चर हो जाता है लीनियर विद रेस्पेक्ट टू एटम्स। ये ए हो गया, ये 3 लोन पेयर होंगे, तीनों कहाँ हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, और ये बी और ये बी। इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीनियर हो जाएगा। तो ये कहानी खत्म हुई sp3d की। देखिएगा अब बारी आती है sp3d2 की। यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं 6। जो इसका पहला केस बनता है वो है 6 बॉन्ड पेयर्स 0 लोन पेयर्स। बताया था आपको यहाँ स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 8 फेसेस होते हैं, या इसी को हम कहते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। देखिए कैसे बनाएंगे इसमें। जैसे हम लोगों ने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो बेस बनाया था वो 3 का बनाया था, यहाँ जो बेस बनेगा वो 4 का बनेगा। थोड़ा मुश्किल है 6 पेन्स को पकड़ना, क्योंकि 2 ही हाथ हैं, 3-4 हाथ होते या रावण की तरह कुछ और ज़्यादा होते तो और अच्छा। ये देखिए ये बेस बना। बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का। थोड़ा बहुत कहीं पे अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप कंसीडर कर लीजिए स्क्वायर। ये ऐसे स्क्वायर बन गया, ऐसे ये बेस है स्क्वायर। हर जगह एंगल कितना है, 90 90 90 90। एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, ऊपर आ गया और ये आ गया नीचे। ध्यान देना, ये बेस स्क्वायर ऊपर मिलाओगे ऐसे तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, ऐसे ही एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, तो इसका नाम होगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, ये 3 लो जो 90 पे हैं म्यूचुअली, 90 90 90, तो ऐसे करके मिलाओगे तो यहाँ आउटर सरफेस जो बनेगी दैट इज कॉल्ड फेस। ऐसे मिलाओगे तो एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस और 4 नीचे। दैट्स वाई टोटल फेसेस कितने हुए, 8 ऑक्टाहेड्रल। अब देखो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, रियल एग्जांपल्स, यहाँ पे एक और एग्जांपल है sp3d2 में। जब बॉन्ड पेयर 5 होते हैं, लोन पेयर 1 होता है। ये लोन पेयर आ गया, लोन पेयर ने क्या किया, एडजस्टमेंट करा दिया, एडजस्टमेंट करा दिया थोड़ा सा, और खुद तो कंसीडर किया नहीं जाएगा लोन पेयर स्ट्रक्चर में। तो ये स्क्वायर, पहले स्क्वायर बाई पिरामिडल था, अब क्या रह गया, स्क्वायर पिरामिडल। एक और केस यहां पे है, जब बॉन्ड पेयर कितने रह गए, 4 और लोन पेयर हो गए 2, तो ये वाला हटाया जाएगा। ये हटाओगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और केसेस इसके हैं ही नहीं, तो थ्योरेटिकली बनाने से कोई फायदा भी नहीं है, राइट। स्क्वायर बाई पिरामिडल को अगर हम बनाएं तो 3D, चलो एक 2-3 तरीके से बना देते हैं। 3D लुक देने के लिए हमने ऐसे करके बनाया, ये इस तरीके से, और ये यहाँ पर थोड़ी लाइन टेढ़ी हो चुकी थी जिसे हमने किया सीधा, और ये इस तरीके से। ये आपको स्क्वायर लग नहीं रहा, लेकिन 3D में स्क्वायर ही है ये। ये 4 हो गए, बी 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 बी, एक बी ऊपर है और एक बी नीचे है। यहाँ कोई एक्सियल कोई इक्वेटोरियल नहीं है,
क्योंकि सब पर रिपल्शन कैसा है, बराबर है। ऐसा मत सोचना कि ऊपर वाले एक्सियल हैं तो ऊपर हम लोन पेयर नहीं मान सकते, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे भी बना सकते हो, या इसको अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो ये शेप ले लो आप, और ये शेप लेकर के ये हम ले लेते हैं यहां पर A, और ये हमने लिया B, ये लिया एक और B, ये B, ये B। अगर आप ये बना के चले आओगे एग्जाम में तो भी चलेगा, लेकिन हम देखो ऊपर वाला अगर पिरामिड बनाना चाहें तो ये है ऊपर वाला। इसको तीन जो चार बेस वाले हैं इनसे मिलाएं, ऐसे मिलाया, एक इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो ऊपर वाला पिरामिड तैयार हो गया। नीचे वाला पिरामिड बनाने के लिए इसको मिलाना पड़ेगा इन चारों से, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये आउटर शेप दे दी, ये आउटर शेप दे दी। इस तरीके से ये बनेगा ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसका जो दूसरा केस है, केस 2 हमने कहा था, जो ऑब्जर्व किए गए हैं वही पढ़ा रहे हैं। दूसरे केस में 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ऐसे केस में एक पिरामिड की मृत्यु हो जाएगी और यहाँ एक पिरामिड बचेगा, इसको हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल बनाना है तो क्या करना है, तो पेन चलाना पड़ेगा इस तरीके से। A हो गया, ये हो गए 4B, 4B हो गए, 4B, ऊपर दिखा दिया एक लोन पेयर, नीचे एक B दिखा दिया। ऊपर वाला पिरामिड खत्म हो गया, नीचे वाला पिरामिड आ गया। इसका जो एक और केस प्रैक्टिकली देखा गया है, तीसरा केस है बॉन्ड पेयर्स हो गए 4, लोन पेयर्स हो गए 2, तो यहाँ पे बनता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में ये A है, ये B है, इस तरीके से एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर ऊपर। अगर आपके मन में कोई शंका है, मतलब डाउट है कि लोन पेयर हमने यहाँ क्यों नहीं ले लिए, तो आपको बता दें लोन पेयर्स रिपल्शन ज़्यादा लगाते हैं, तो इसलिए उनको अपोजिट डायरेक्शन में रखना ही उचित है, मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि लोन पेयर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो एक दूसरे पर लगने वाला रिपल्शन कैसा होगा, कम। ये कहानी खत्म हुई sp3d2 की। sp3d2 के बाद हम बात करेंगे sp3d3, जो कि आखिरी है। देखो sp3d3 के केवल 2 ही केसेस मिले हैं अभी तक। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे 7। पहला केस मिला है बॉन्ड पेयर्स 7 और लोन पेयर्स कितने होंगे, 0। तो स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। है आपके सिलेबस में, मॉलिक्यूल है एक, IF7 है मॉलिक्यूल पेंटागोनल। अब मेरे ख्याल से ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल पढ़ते पढ़ते अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल में क्या होने वाला है। 5 एंगल आएंगे एक प्लेन में 72 के एंगल पे। 360 को 5 से डिवाइड करोगे 72 तो बनेगा। 360, 35, 10, 5 to 10, हाँ 72 पे दूसरा, ऐसे तीसरा, पता नहीं हाथों में आएंगे या नहीं, चौथा, और ये कुछ दूर भाग रहा है, ये 5वां। इस तरीके से ये बनेगा एक रेगुलर पेंटागन। बन गया भाई रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन बन गया, देखो ध्यान से, रेगुलर पेंटागन ऐसे किया। एक ऊपर आएगा तो ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा, सबसे मिलाओगे। एक नीचे आएगा तो नीचे एक पिरामिड बन जाएगा, सबसे मिलाओगे। तो यहाँ पर जो बनेगा जाके वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अगर हम बनाने का प्रयास करें तो रेगुलर पेंटागन बनाने की कोशिश करते हैं। ये A लिया, B 72 के एंगल पे,
फिर से 72 के एंगल पे अगर यहाँ पे ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ ये होगा कि ऊपर और नीचे वाले नहीं ले पाएंगे। ऐसे 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 4 5 हो गए, 5। थोड़ा सा ये इधर हो सकता है अभी, ये और थोड़ा सा ये बन गया रेगुलर पेंटागन। गन मतलब बंदूक। ये हो गए बी, ये 5 बी हो गए। और अब आएंगे एक बी ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ ऐसे, मतलब बोर्ड से बाहर ऐसे, और एक आएगा बोर्ड के अंदर। इसमें एक केस और है जहां पे एक लोन पेयर आता है। तो बेटा जो आखिरी केस है यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर में पढ़ना है वो है बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1। एक ही एग्जाम्पल होता है XEF6। अगर हम यहाँ से इमेजिन करेंगे तो हम बना नहीं पाएंगे, इसका अलग से ही आप बिल्कुल सीख लो। यहाँ जो होता है इसका नाम होता है स्ट्रक्चर का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या ये 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 8 फेस तो बनते हैं और ऐसा लगता है कि ऊपर एक कैप लगा हुआ है लोन पेयर का। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ये एक बड़ा टॉपिक था, 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो लेक्चर है, तो कोशिश करिएगा इसको 2 दिन में आप कंप्लीट करें। इसको आप कंप्लीट कर लिया है आपने अगर, तो कोई भी स्ट्रक्चर तो बचेगा नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर बचने वाला नहीं, सारे स्ट्रक्चर्स हमने इन्वॉल्व कर लिए। और इतना करने के बाद आपको घर से एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिस करने हैं आप करेंगे, कुछ के स्ट्रक्चर्स आप बनाइएगा। और अगर आपको डाउट हो आप बुक का भी यूज़ कर सकते हो। बुक में ये मेथड तो नहीं मिलेगा लेकिन स्ट्रक्चर्स बने हुए आपको मिल जाएंगे। बाकी हम तो लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो लाइव क्लास में आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो आप कराएंगे तभी आपको मिल पाएगा स्टडी मटेरियल। और लाइव क्लास में आने के लिए इन 2 चीज़ों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या FB पेज का लिंक दिया है उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और लाइव क्लास के लिए। तो देखिए बेटा जो एग्जाम्पल्स आपको घर से प्रैक्टिस करने हैं वो हैं, हम 15th ग्रुप से उठाएंगे NH3, PCl3, PCl5। 15th ग्रुप के बाद 16th ग्रुप से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, SF6, SF4, SO2, SO3, H2O, H2S भी चलो ले ही लेते हैं। 17th ग्रुप में हम ले रहे हैं ClF, ClF3, BrF5। ये सब आपके 12th के सिलेबस में तो हैं ही, 11th में तो कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ही सिलेबस में है। BrF5 के बाद IF7। 18th ग्रुप में जाएं तो जिनॉन के ये 3 तो फ्लोराइड्स होते हैं, XeF2, XeF4, XeF6। इसके अलावा इसके 2 ऑक्साइड्स होते हैं, XeO3, XeO4। इनको करना है प्रैक्टिस। फिर ये कुछ ऑक्सोफ्लोराइड्स होते हैं, XeOF2, XeOF4, यहाँ लिख रहे हैं XeO2F2। बेटा जी ये 12th के नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले और ये वाले जनरली ये पूछे जाते हैं आपसे, और 11th में तो किसी का भी पूछा जा सकता है। तो इस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर्स खत्म कर दिए। एक लेक्चर और आएगा इससे रिलेटेड जिसमें वो छोटा ही होगा, आधे घंटे का ही लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे और बॉन्ड एंगल कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। वो लेक्चर 12th में तो देखो आता ही आता है P ब्लॉक में। 11th में अगर आप केवल एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हो तो उस लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव यानी JEE और नीट के लिए भी पढ़ रहे हो तो वो लेक्चर 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल आप इसको शेयर करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए लाइव क्लास डिस्कशन के लिए और असाइनमेंट्स के लिए। आपको P ब्लॉक के बारे में बताया था कि असाइनमेंट्स आपको हर ग्रुप के छोटे छोटे दिए जाएंगे और जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी दिया जाएगा। उन सब के बिना ये कंप्लीट हो नहीं पाता है, प्रैक्टिस हो नहीं पाती है। और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।